गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? जी, सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप, जहां पे अब हम नेक्स्ट 1 आवर से फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। कल हम डिस्कस कर रहे थे दिसंबर 2005 का पेपर, और आज उसी का कुछ कंटिन्यूशन करेंगे। कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसमें से, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। कल का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू कल्याणी फॉर दैट एप्रिसिएशन। चलिए, सो ऑल ऑफ यू रेडी? एम आई ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर? सभी को आवाज अच्छी तक आ रही है? ऑडिबल एंड विजिबल? लेट मी नो क्विकली। हेलो अनन्या, माधवी, नैन्सी, रामू, यस, निधि, एवरीवन। पेपर बहुत घुमाने वाला है। चलिए, आज की क्लास शुरुआत करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा। बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, the correlation coefficient between x and y, so correlation coefficient है यानी कि r x y है, is found to be nearly zero, यानी कि r between x and y is zero, then क्या हो सकता है? क्विकली रीड द आंसर्स, ऑप्शन रीड कीजिए एंड सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। x and y आर डेफिनेटली अनरिलेटेड। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। x and y आर लीनियर रिलेटेड टू ईच अदर। x and y may be non-linear related to each other, या there is a spurious correlation between x and y। सिंपल सा क्वेश्चन है। r and x जो है correlation coefficient is zero। कोरिलेशन, राइट? सो कोरिलेशन पार्ट में क्या आता है, क्या समझते हैं हम कोरिलेशन पार्ट में? राइट, सो कोरिलेशन पार्ट इज बेसिकली इट इंडिकेट्स कोरिलेशन जो है मल्टी कोलिनियरिटी कोरिलेशन। इससे हम क्या समझते हैं? लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, या लीनियर एसोसिएशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो अगर आर एक्स वाई इज जीरो, इसका मतलब ये है दैट एक्स एंड वाई जो दो वेरिएबल्स हैं, दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड, दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, दे मे बी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर वर्ड का मतलब है लाइन, लाइन का मतलब है या तो ऐसे या तो ऐसे। नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? इट इज कर्वी लीनियर, राइट? क्वाड्रेटिक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, कुछ भी हो सकता है। सो दे आर लीनियरली, दे मे नॉट बी, दे मे बी नॉन लीनियर रिलेटेड। ये इसका सही आंसर है। सो जब भी r इज इक्वल टू जीरो, इट मींस x एंड y जो दो वेरिएबल्स हैं, दे आर नॉट लीनियरली रिलेटेड, बट दे मे बी नॉन लीनियरली रिलेटेड। नॉन लीनियरली मतलब जहां पे स्क्वायर आ जाएगा, जहां पे इक्वेशन के पावर जो है x या y की जो पावर है वो स्क्वायर आ जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये सर्कल का फॉर्म हो गया, एलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इस टाइप का। जैसे हमारा मान के चलिए टीसी कर्व, टोटल कॉस्ट, एसी कर्व, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब आपके नॉन लीनियर पार्ट्स हैं, राइट? सो दिस इज डन, ऑल ऑफ यू माइट हैव डन दिस करेक्टली। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं। सी इज द आंसर। ये अभी दिसंबर 2005 का ही क्वेश्चन चल रहा है। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अंडर सिंपल रैंडम सैंपलिंग, एज द साइज ऑफ सैंपल इज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, राइट? साइज ऑफ सैंपल इज इंक्रीज्ड, इसकी वजह से क्या होगा? जैसे जैसे सैंपल है वो बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे करते करते पॉपुलेशन बन जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? एज द सैंपल साइज स्मॉल एन इज रेज्ड, तो सिस्टमैटिक एरर इंक्रीजेस बट सैंपलिंग एरर डिक्रीजेस, सिस्टमैटिक एरर डिक्रीज बट सैंपलिंग एरर इंक्रीज, बोथ इंक्रीजेस एंड बोथ डिक्रीजेस। क्या हो सकता है इसका आंसर? व्हाट डू यू थिंक? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं पता व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले सिस्टमैटिक एरर का मतलब समझना पड़ेगा, सैंपलिंग एरर का मतलब समझना पड़ेगा। आशा करता हूं सैंपलिंग एरर सभी को पता होगा, राइट? ओके, सो पहले इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो नॉलेज मैं आपको दे देता हूं कि क्या है ये। देखिए, सिस्टमैटिक एरर या सिस्टमैटिक बायस,
राइट। सिस्टमैटिक एरर या सिस्टमैटिक बायस ये सैंपलिंग एरर होता है, जो कि इसलिए किया जाता है क्योंकि गलत हमने टूल्स यूज कर लिए हैं। जैसे करना चाहिए हमें एक स्केल, सपोज हमें एक लकड़ी का स्केल या फिर हमें एक लोहे का स्केल, जैसे सबने देखा है ना स्टील, आयरन स्टील, मेरे पास भी एक होता था आयरन स्केल, बचपन में मैंने स्कूल जाते समय उसको यूज किया था। आयरन या स्टील का स्केल कहते हैं। उसकी जगह पे अगर हमने एक सपोज करो मेजरिंग टेप लगा दिया, सो आयरन स्केल जो है वो फिक्स्ड है, राइट। लेकिन उसी जगह पे अगर हमने एक इंची टेप का यूज किया या फिर मेजरमेंट टेप का यूज किया, मेजरमेंट टेप, तो मेजरमेंट टेप जो है वो चेंज हो सकता है, वो इलास्टिक है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, जिसकी वजह से इसलिए आंसर्स गलत आ रहे हैं क्योंकि हमने सही स्केल का यूज नहीं किया, राइट। तो वन ऑफ द रीजन ऑफ सिस्टमैटिक, बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ द मेजरमेंट, बिकॉज ऑफ द मेथड्स, उसकी वजह से जो चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन बायस, सपोज मैंने गलती इसलिए किया, मेरे मेरे एरर में, मेरे सैंपल में या मेरे रिसर्च में सिलेक्शन बायस आ गया। सिलेक्शन बायस का मतलब क्या है कि मेरे को बोला गया कि आपको यह देखना है कि जंक फूड, सपोज एक असाइनमेंट मिला है मुझे रिसर्च का, तो जंक फूड जो है वो अच्छा है या बेकार है। सो आई हैव टू सी जंक फूड इज अ हिट, और मतलब ये जो नया जंक फूड आया ये हिट है या ये फ्लॉप है। तो मैंने क्या किया, जंक फूड की बात है, या सपोज मैं हमेशा जो एग्जांपल देता हूं उसकी बात कर रहा हूं, हैप्पी नूडल्स, राइट। सपोज हैप्पी विद आई, हैप्पी नूडल्स की मैं एक रिसर्च कर रहा हूं, मार्केट रिसर्च कर रहा हूं, और ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि या ये सच में हिट है या फ्लॉप है। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मेरे पास दिमाग जो था मैंने उसमें लगाया कि क्योंकि नूडल्स जो हैं वो थोड़े से हेल्दी लोग खाएंगे, राइट, तो इसीलिए मैं सिर्फ उन लोगों का इंटरव्यू लूंगा, उनसे बात करूंगा जो थोड़े मोटे से लगते हैं या जो थोड़े से हेल्दी लगते हैं, बिकॉज देख के लगता है वो जंक फूड खाते हैं। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज सिलेक्शन बायस। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नॉट सो हेल्दी या नॉट सो जिसका वेट इतना ज्यादा नहीं है लेकिन वो भी हैप्पी नूडल्स खा रहा है, ऐसा हो सकता है। अगेन थिंक ऑफ इट कि मैंने ये सोचा, दिमाग लगाया कि हैप्पी नूडल्स नूडल्स है, 2 मिनट में बन जाता है या 3 मिनट में बनता है, तो या 1.5 मिनट में बनता है, तो ये मे बी बैचलर को ज्यादा पसंद आता होगा क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, या फिर स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट है उनको ज्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं है। तो अगेन मेरा क्या हुआ, यहाँ पे सिलेक्शन बायस हो गया, मैंने अपने दिमाग से पर्पसिव सैंपलिंग निकाला कि हाँ इनको फॉलो करते हैं। दैट इज वन ऑफ द थिंग। नॉन रिस्पॉन्स बायस की बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों मैं आपके सैंपल का या आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं नहीं देता, या फिर देता भी हूं तो ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपकी इनकम कितनी है, मान के चलो मेरी एक्चुअल इनकम सिर्फ 100 रुपए दिन की है पर डे, हाँ मैं गरीब इंसान हूं, 100 रुपए डे मेरी इनकम है, मैं क्यों बताऊं मेरी 100 रुपए की इनकम है, मैं आपके क्वेश्चन में क्यों फिल करूं, मैं लिखूंगा, मैं 4 जीरो ऐड कर दूंगा उसमें, और मैं ये 2 जीरो तो है ही मेरे पास, और 4 जीरो ऐड कर दूंगा, लो हो गया नॉन रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स बायस। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो गलत सिस्टम्स का, या मान लीजिए क्वेश्चनियर में जो है वो ईमेल से जाना चाहिए था लेकिन मेरे को ईमेल आता ही नहीं है, तो वहां पे जाके आपको फेस टू फेस इंटरव्यू लेना पड़ेगा, या फिर फोन पे मैंने कुछ और बोला, डिस्टर्बेंस आया, आपने कुछ और सुना, तो गलत सिस्टम की वजह से वो यूज होता है। सैम्पलिंग एरर का सिंपल सा फंडा है जो कि बिकॉज दे आर अपियरिंग बिकॉज ऑफ सैंपल मेथड्स। सो सैम्पलिंग मेथड में अगेन यू कैन थिंक ऑफ कि हम ये सोचते हैं कि जो हमने सैंपल बनाया वो हाईली रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो हमने सैंपल लिया तो ये सैंपल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? बिकॉज हमने एक क्राइटेरिया को फॉलो किया है, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, बाय अनबायसनेस, राइट, सफिशिएंसी, उसको फॉलो किया, और हमने बोला ये जो हमारा सैंपल है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक तो उसमें करते समय जो गलतियां आई दैट इज बिकॉज ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग गलत सैंपल एरर, गलत सैंपलिंग मेथड्स डालने से दिस इज द प्रॉब्लम। सो एनीवे कहानी यहां पे खत्म होती है कि अगर आप देख सकते हैं यहां पे सैंपलिंग एरर जो है, जैसे जैसे हम सैंपल के साइज को बढ़ाएंगे सैंपलिंग एरर कम होता रहेगा। तो एज एन राइजेस सैंपलिंग एरर कम होता जाएगा। सैंपलिंग एरर जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स से निकलता है, तो दिस इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। एनीवे सो सिंपल 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 भाषा में जैसे जैसे एन इंक्रीज करेंगे सैंपल बढ़ेगा, पॉपुलेशन के करीब पहुंचेगा, सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिक एरर कम नहीं होता है, राइट। सिस्टमैटिक एरर क्यों कम नहीं होगा? बिकॉज आप सिस्टम तो गलत यूज कर रहे हो, मेथड तो, मेजरमेंट तो गलत हमने किया, या हमने जो टेक्निक यूज किया वो गलत किया, तो जिसकी वजह से व्हेन, अब एक चीज और मैं दिखा दूंगा यहाँ पे,
यू कैन सी दैट दिस इज सिस्टमैटिक एरर, दिस इज नो एरर। तो ये वाला जो है यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज द बुल्स आई, राइट। तो ये हमने सही सारे से सारे डॉट्स जो है वो बिल्कुल एकदम सटीक जगह पे जाके लगे हैं। इसका मतलब है ये एक्यूरेसी है और इसमें प्रिसीजन भी है, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, एक्यूरेसी नहीं है, बिकॉज एक्यूरेसी कहां होनी चाहिए, यहां पे, लेकिन यहां पे प्रिसीजन है। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में फर्क क्या है, एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आप बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे तो यू कैन, सॉरी, प्रिसीजन का मतलब है अगर आप बार बार उसको रिप्रोड्यूस करोगे या एक ही इवेंट को बार बार करोगे तो उससे आपको वही आंसर मिलेगा, राइट। सो दैट इज प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आप बार बार करेंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर वही मिलना चाहिए। तो प्रिसीजन एक्यूरेट में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ सिस्टमैटिक एरर, प्रिसीजन यहां पे था लेकिन हम बार बार रिपीट करके हमारा आंसर जो है एक्यूरेट नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट एक्यूरेट बट इट इज प्रिसाइज। सो एनीवे, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट सिस्टमैटिक एरर इंक्रीज बट द सैंपलिंग एरर डिक्रीज, क्योंकि जैसे ही हमने एन इंक्रीज किया तो हमारा सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन में पहुंच चुके हैं। और पॉपुलेशन में याद रखना इस चीज को भी, सैंपलिंग में हमारे पास दोनों चीज होती हैं, एक होती है सैंपलिंग एरर प्लस नॉन सैंपलिंग एरर। लेकिन सेंसेक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉन सैंपलिंग एरर होता है और जीरो सैंपलिंग एरर होता है। तो इसलिए जब हम सैंपल को बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे करते करते पॉपुलेशन बन जाएगा, और पॉपुलेशन में तो सैंपलिंग एरर होता ही नहीं है, इसलिए वहां पे सिर्फ नॉन सैंपलिंग एरर होगा। सो एनीवे, दिस इज द आंसर। सो सिस्टमैटिक एरर इंक्रीज होता रहेगा बिकॉज जैसे जैसे हम और लोगों का मेजरमेंट करेंगे और लोगों से बात करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज होगा, सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा। आशा करता हूं ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया, राइट। ओके, यस, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वार्म ग्लो, वाह, बहुत ही बढ़िया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लिसिट जीडीपी डिफ्लेटर इज व्हाट। आंसर थोड़ा दिमाग लगा के कीजिएगा, जिनको नहीं पता मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं। जीडीपी डिफ्लेटर इज बेसिकली नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। सो यहां पे व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है इट इज करेंट प्राइसेस, राइट, करेंट जीडीपी। और रियल जीडीपी का मतलब है इट इज कांस्टेंट जीडीपी, राइट। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, इट इज पी, करंट जीडीपी है तो इट इज P1 Q1 एंड दिस इज P0 Q1। तो जरा इसका फॉर्मूला में डालते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, राइट, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू P1 Q1 अपॉन P0 Q1, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, so it is a implicit GDP deflator is a current year weighted index, base year weighted index और what। so यहां पे आप देख सकते हैं कि weights क्या लिया गया है, these are the weights। तो ये है current year weights, current year weight, राइट। ये कौन सा मेथड है, लैस्प्रेज या पैस्चेज, ये कौन सा मेथड है, लैस्प्रेज या पैस्चेज, ये है पैस्चेज मेथड, राइट। पैस्चेज मेथड जो है वो करंट ईयर को वेट मांगता है, और करंट ईयर को वेटेड इंडेक्स मांगता है, और जो लैस्प्रेज है वो ठीक इसका उल्टा है, दैट इज P1 Q0 P0 Q0। तो यहां पे Q0 दैट इज बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड इंडेक्स होता है। तो इम्प्लिसिट जीडीपी इज बेसिकली करंट ईयर वेटेड इंडेक्स। इम्प्लिसिट जीडीपी हो या जीडीपी डिफ्लेटर हो, वन एंड द सेम थिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट। इंटरेस्टिंग। क्या आंसर दिया था वैसे इसका सभी ने, बी, हाँ, आई न्यू दैट। इसका आंसर गलत दे रखा है इसलिए आप सभी ने इसका बी आंसर दिया है, राइट। यू कैन सी दिस इज बी, ये गलत है बिकॉज इम्प्लिसिट जीडीपी जो है वो करंट ईयर वेट्स को अपना वेटेड इंडेक्स मानता है, तो ये गलत इसका इंफॉर्मेशन, प्लीज दिस इज ए। आई होप सभी ने आंसर देख के बोल दिया होगा, हाँ। इवेंट्स लाइक ए एंड आर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंसिडर द फॉलोइंग, राइट। तो ए एंड आर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहां पे हमें ये देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट, क्या होते हैं, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to probability of A into probability of B. Probability of A intersection B is equal to 0. Probability A and B are independent events. Okay. So mutually exclusive event है, right?
क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑल ऑफ यू थिंक ऑफ इट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक अगर होता है तो दूसरे के होने का उससे कोई मतलब नहीं है। राइट, सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि अगर दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं हो। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर एक इवेंट होता है तो दूसरा होने के दूसरे को वो रोकता नहीं है, दूसरा अपने आप हो सकता है। इट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ द सेकंड वन। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर दो इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमननेस इंटरसेक्शन इज जीरो, दैट इज व्हाट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इंडिपेंडेंट का मतलब एक अगर होता है तो उसकी वजह से दूसरे के होने या ना होने की संभावना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, सो दे डोंट अफेक्ट ईच अदर। अब यहां पे आंसर देख लेते हैं इसका जरा। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये करेक्ट है, एंड दिस इज जीरो, दिस इज करेक्ट। राइट, अच्छा ये सोच के देखिए कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैन बी इंडिपेंडेंट इवेंट? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ओनली एन इवेंट, कभी भी एक इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है अगर किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जीरो। जो मैंने बोला वो आपको अगर समझ नहीं आए, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा करके रखा है, यू कैन सी दैट। बट एनीवे, in order to answer this, it should be A and C, that is correct, and I will be going with option number D. Yes, it is D. और आप देख सकते हैं इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड रीड दिस। यस, इट कैन बी इंडिपेंडेंट। आप एक बार देख लीजिए यहां से। वेटिंग। So it says two events are mutually exclusive if they have no sample points in common. Right, दोनों के बीच में कोई कॉमन चीजें नहीं है। Right, two events are independent event when the occurrence of one does not affect the probability of the occurrence of the other. So दो चीजें यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर द टू इवेंट्स। ए है, ए में सिर्फ एक इवेंट है 1 एंड बी में दो आइटम है 2 एंड 4। सो ए एंड बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बिकॉज देयर आर नो कॉमन पॉइंट्स। राइट, अगर आप इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, इफ यू सी दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिर्फ 1 है, बी में सिर्फ 2 एंड 4 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। राइट, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट इफ द हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, सो व्हेन कैन एन इवेंट बी एन इंडिपेंडेंट इवेंट एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? ये तभी होगा जब किसी एक की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जीरो। बाकी आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे है, यू कैन हैव अ लुक एट देम एंड एंजॉय दिस। राइट, इनविजिबल, व्हाट इनविजिबल? रानी रानी, व्हाट इज इनविजिबल? असलम अंसारी, व्हाट इज नॉट शो प्रॉपर? क्या मतलब, क्या थोड़ा सा ये टेलीग्राम लैंग्वेज मत लिखिए, मुझे समझ नहीं आता, इतना इतना शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे तो नहीं समझ में आता। ये सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैन यू सी दिस और कैन यू नॉट सी दिस, और यू कांट सी दिस? वेटिंग, शायद कुछ चैट अटक गया है। स्टिल वेटिंग, ऑल फाइन? इट इज विजिबल, इट इज क्वाइट विजिबल। मैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा इसको रेजोल्यूशन को 720p पे कर दीजिए, आपको दिख जाएगा, या 480 पे भी कर सकते हैं तो हो जाना चाहिए। राइट, आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स आपको रेजोल्यूशन दे रहे हैं तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, हो जाएगा काम इसका। नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल इज व्हाट? रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज एन एंडोजीनियस वेरिएबल, रैंडम चूजन वैल्यू, a function of the states of the nature. So what is random variable? क्या होना चाहिए इसका आंसर? टाइमर इज मूविंग। रैंडम वेरिएबल क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। रैंडम वेरिएबल किस साइड होता है, पहले ये सोचिए।
अगर आप इकोनोमेट्रिक मॉडल में जाएंगे तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, एक्स इज फिक्स्ड, y इज रैंडम, सो y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, क्योंकि ये वन ऑफ द 10 classical linear regression model का one of the assumption is that कि x will be fixed in the repeated sampling, so y is random, so it is independent variable, so hence the answer will be A. Next, consider the following distribution: z distribution, t distribution, binomial distribution, f distribution. इनमें से कौन सा is not a sampling distribution? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम जाते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, आराम से यू कैन फिगर इट आउट कि कौन सा वाला इसका आंसर होना चाहिए, राइट, तो z t, राइट, तो दिस इज बाइनोमियल, बाइनोमियल होना चाहिए, तो सी बी क्यों आ रहा है? अच्छा, यहां से आंसर देखना है ना, हाँ, कोडिंग देखनी है, सो इट इज ओनली सी, सो दैट इज व्हाई इट इज बी, विच अमंग द इज, हाँ, तो यहां से ये कोड्स है, दिस इज द कोड, हालांकि द आंसर इज सी बट कोडिंग में इट इज बी, सो द राइट आंसर इज आंसर बी. ओके, नेक्स्ट, पॉपुलेशन मीन विथ नोन वेरिएंस. अगर ये नॉर्मली हम लोग कहते हैं, it is popular that when n is greater than 30, when n is less than 30, n is greater than 30 तो आप लगाइए यहाँ पे z, and n is less than 30 तो लगाइए t. ये एक्चुअली दिस इज अ गलत सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, राइट, दिस इज नॉट द प्राइमरी कॉन्सेप्ट. द प्राइमरी कॉन्सेप्ट इज, अगर पॉपुलेशन मीन विथ नोन वेरिएंस है तो यहाँ पे नोन वेरिएंस है, यानी कि यू नो द वेरिएंस, तो इसके लिए लगता है z, राइट. पॉपुलेशन मीन विथ अननोन वेरिएंस, अननोन वेरिएंस, वेरिएंस इज नॉट नोन, यहां पे आप लगाएंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज यहां से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल का वेरिएंस निकाल सकते हैं. कंपैरिजन ऑफ वेरिएंस एंड द गुडनेस ऑफ फिट, so goodness of fit will be going with chi-square distribution, and comparison of variation is basically ANOVA model, that is F distribution. So ये जाना चाहिए, population mean with known variance it should be Z, population without this T, comparison of variance it is F, and goodness of fit is X square. Goodness of fit यानी कि chi-square distribution is also used for association of attributes, right, association of attributes, उसके लिए भी यूज करते हैं. तो चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इट इज 4, देन इट इज 1, देन इट इज 2, देन इट इज 3, 4 1 2 3, सी शुड बी द आंसर. इट्स सी, यस इट इज सी. नेक्स्ट, अब ये शुरुआत होता है जून 2005 का पेपर यहां से, सो लास्ट अभी तक दिसंबर का कर रहे थे, अब कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो हमने खत्म कर लिए यहाँ पे. तो लेट्स स्टार्ट विद जून 2005. If in a set of items, oh my god, there is some problem that is going on. Just a minute. Yes, apne aap the system is moving. Okay, if in a set of items each item has a definite place, हर एक का अपना definite place है, यानी कि उसको, okay, if every item has its definite place, suppose 1 2 3, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, suppose 3 2 1, then we are using, it is strong ordering. हर किसी की अपनी जगह है, डेफिनेट प्लेस है, nobody is equal, right, so किसी कोई भी वैल्यू, कोई भी आइटम एक दूसरे के बराबर नहीं है, so it is a strong ordering, right, जो कि हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में यूज करते हैं. वीक ऑर्डरिंग जो है वहां पे कोई दो या तीनों बराबर हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 कैन बी इन इक्वल लाइन. जैसे एक आईसी कर्व है, आईसी कर्व में 1 2 3 ऑल ऑफ देम आर गिविंग द सेम सेटिस्फैक्शन, तो वहां वीक ऑर्डरिंग है. तो दिस इज बेसिकली हिक्सियन आईसी कर्व, एंड दिस इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन. ओके, सो इसका आंसर बी होना चाहिए. नेक्स्ट, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप इंप्लाइज, बैरोमेट्रिक का मतलब है जो बहुत पुराने टाइम से है, राइट, सो इट मे नॉट बी द लार्जेस्ट फर्म और इट मे नॉट बी द मतलब बैरोमेट्रिक का मतलब है कि जिसकी सबसे ज्यादा गुडविल है, यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग है, गुडविल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा, लॉन्ग स्टैंडिंग, मार्केट में बहुत दिनों से है वो, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे. सो दैट इज व्हाट द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फर्म. सो प्राइस लीडरशिप में एक होता है व्हेन वी गो फॉर द बिग फर्म, लार्ज फर्म जब प्राइस लीडर करता है, या फिर मोस्ट एक्सपीरियंस बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप होती है. दैट इज व्हाट वन पॉइंट. ओके, नेक्स्ट आई थिंक विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. The ridge line is the locus of points where the marginal productivity of the relevant factor, ये क्वेश्चन तीसरी बार कर रहे हैं हम लोग. सो ये है आपका रिज लाइंस, राइट,
सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अपर रिज लाइन, ये अपर रिज लाइन है, अपर रिज लाइन एंड लोअर रिज लाइन। तो यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर एमपीएल इज 0, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉर कैपिटल इज 0। सो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ रिलेवेंट फैक्टर इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसके बाद ये कनकेव हो जाते हैं, राइट, इसके बाद ये कनकेव हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं, यहां तक कन्वेक्स रहते हैं, इस पोर्शन तक कन्वेक्स रहते हैं, इसलिए वो नेगेटिव रहते हैं, और ठीक उस जगह पे इट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इज एसोसिएटेड विद द नेम, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, इट इज द जॉन मार्नेट केन्स, राइट, इन्होंने ही ये बोला था कि as income rises, consumption rises, but not at that pace, because little portion is saved, right? So this is psychological law of consumption, right? और absolute consumption, absolute hypothesis क्या है कि current consumption is governed by the current income, ये है absolute, और psychological law है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन उस रफ्तार में नहीं बढ़ेगी, बिकॉज सम पोर्शन इज बीइंग सेव्ड। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केन्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम एंड इफेक्टिव डिमांड। जल्दी से गड़बड़ मत करना कि आप बोलेंगे सर एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि केन्स का डिमांड साइड, नो, नीचे आंसर लिखा हुआ है इफेक्टिव डिमांड। व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड माइनस द एक्चुअल डिमांड। सो ये है इफेक्टिव डिमांड, राइट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्चुअल डिमांड कितना दूर है, तो इसी की वजह से इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप हो सकता है, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। सो द आंसर विल बी डी हियर, राइट। ओके, इफ द मनी सप्लाई इक्वल्स टू दिस, डिमांड फॉर मनी इज गिवन लाइक दिस, तो यहां पे क्या है इसको ध्यान से देखना। सो ये है हमारा एल, राइट, डिमांड फॉर मनी, सो इसको मैंने एल लिख दिया। सो दिस इज के वाई माइनस एच आई। ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज ट्रांजेक्शन एंड प्रिकॉशन। ये वाला क्या है? दिस इज स्पेकुलेटिव, राइट। ओके, द इक्वेशन ऑफ एल एम इन टर्म्स ऑफ दिस, और दिस इज एल एस। एल एस का मतलब है सप्लाई, मनी सप्लाई क्या है? एम बार दे रखा है, तो आप दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो वी नो एट मनी मार्केट इक्विलिब्रिया क्या होता है? डिमांड फॉर मनी एल एस इज इक्वल टू एल एम, दैट इज एल डी कर देते हैं यहाँ पे। डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर मनी, तो ये हो गया एम बार इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई, राइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला? इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट हमें लेफ्ट साइड में लेकर आना है, तो यहां पे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज एम बार माइनस, ओके, इसको इधर ही लेके आते हैं, एक सेकेंड रुको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये क्या हो गया? सो दिस इज एच वाई इज इक्वल टू के वाई माइनस एम बार, आई इज इक्वल टू के वाई अपॉन एच माइनस एम बार अपॉन एच, ये आ गया आंसर। सो ये आई इधर है, दिस इज आई, दिस साइड वी हैव वाई, और दिस इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट, दिस इज अ स्लोप, राइट। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट यहां पे हो गया, दिस इज के वाई अपॉन एच, और यहां से दिस इज अ स्लोप, दिस इज एम बाय एच, इस तरीके से, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या? दिस साइड कमिंग दैट साइड, ओके ओके, यहाँ पे एक सेकेंड रुको, आई थिंक आई हैव डन अ स्लाइट स्मॉल मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड दिस। सो आई इज इक्वल टू माइनस एम एच प्लस के वाई अपॉन एच, यहाँ पे वी हैव आई, वी हैव वाई, सो माइनस इससे शुरुआत होती है, सो ये है दिस पोर्शन इज माइनस एम बार अपॉन एच, और ये वाला जो है वो है k बाय h। सो दिस इज स्लोप, दिस इज वर्टिकल इंटरसेप्ट, राइट, वर्टिकल इंटरसेप्ट। सो यहां पे देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। एनीवे, सो दिस इज द आंसर ए, राइट, डन। ऑल फाइन, यस यस, आई नो दैट। ओके फाइन, थैंक यू। चलिए तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एक्सीलरेटर टू generation of the continuous cyclical fluctuation is basically
कांस्टेंट साइकिल में ये आता है, जैसे हिक्स के ने जो कहा, शुड बी लाइक दिस, यहां ऊपर जाके लाइक दिस। सो ये है हिक्स एंड सैमुअल्सन, राइट, कांस्टेंट बिजनेस साइकिल, business cycle. So it is C. Super multiplier, right? Super multiplier. The concept of HDI is being measured in terms of freedom perspective, attainable perspective, idealistic perspective, and deprivation perspective. Very good question. जो HDI हम लोग मेजर करते हैं, राइट, इसमें इंडिया की रैंकिंग 132 आई है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट पर्सपेक्टिव, राइट। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं, आपका जो पीजी स्कोर है या फिर नेट का जो स्कोर है वो भी इसी बेसिस पे आता है। इट इज द अटेनेबल पर्सपेक्टिव, कितना आपने अटेन किया, हाउ मच अ कंट्री हैज स्कोर्ड, सो स्कोर पे आता है, तो अटेन पोजीशन, राइट, क्योंकि एक साल के बाद आ रहा है। सो वट एवर यू हैव अ कंट्री हैज अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, लाइक दैट, सो वो इज योर अटेनेबल पोजीशन, राइट। I hope this point is clear to everyone. Interesting. कुछ नया सीखे? D. No, it is not D. Game arena. Okay. Fine. You keep on writing D. Anyway, hunger index is a deprivation index, by the way. IRR, that is internal rate of return, is that rate of discount which makes the PVC is equal to PVB. Present value cost is equal to present value benefit. This is present value cost is equal to present value benefit, right? So इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो, so it is can be written as PVB upon PVC is equal to 1, ऐसे भी लिखते हैं, right? तो ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के, because ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, that will be equal to 1, right? Or it can be vice versa, it is PVC upon PVB is equal to 1, again the same thing. So the internal rate of return is equal to that rate, that discount which makes PVC is equal to PVB. Next, which of the following is inconsistent with the steady state growth rate? अब ये again a very interesting question. इसका आंसर मैंने कुछ टाइम पहले भी स्टूडेंट्स को दिया था मैराथन सेशन में. Which of the following is inconsistent with the steady state growth? I would like to know the answer from each of you. क्या होना चाहिए इसका आंसर? इनमें से कौन सा जो है वो इनकंसिस्टेंट है स्टेडी स्टेट ग्रोथ के साथ? हैरेड न्यूट्रलिटी, हिक्स न्यूट्रलिटी, हैरेड नॉन न्यूट्रलिटी और हिक्स नॉन न्यूट्रलिटी. What should be the answer for this? Okay, बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. What should be the answer? Is that Harrod neutrality or non-neutrality or what? It is Harrod non-neutrality. This is inconsistent with the steady state growth rate. तो चारों की चीजें याद रखिएगा. So it is Harrod neutrality, Hicks non-neutral या Harrod non-neutral. इस पॉइंट को याद रखना बिकॉज स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट में हैरेड का जो नॉन न्यूट्रल है वो कॉन्सेप्ट्स में काम नहीं करता है. आई थिंक आई हैव अ स्लाइड ऑन दिस. आई विल शो यू द स्लाइड. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हैरेडोवर मॉडल का स्लाइड इसके साथ ही है. आई थिंक आने वाले में एक दो स्लाइड क्वेश्चन के बाद ही होना चाहिए इसका आंसर. राइट, आई विल शो यू दैट. So that is C. Answer is right in this case. Harrod non-neutrality. हाँ, इसी के बाद है. So it is proper knife edge equilibria. Proper knife edge equilibria. देखिए in Harrod case we have two knife edge equilibria. So एक जो है वो है GA is not equal to GW और दूसरा है, this is the first one. The second one is GW is not equal to GN. तो ये knife edge डिसइक्विलिब्रिया है. बोथ ऑफ देम आर द नाइफ एज डिसइक्विलिब्रिया, राइट. सो इनमें से प्रॉपर नाइफ एज कौन सा होगा? राइट, एक बात याद रखना, व्हाट इज जीडब्ल्यू? जीडब्ल्यू इज इक्वल टू सी एस अपॉन सी आर. ये है हमारा स्टेडी स्टेट ग्रोथ.
दिस इज आवर स्टेडी स्टेट ग्रोथ, राइट। सो जब एक्चुअल इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट ग्रोथ या नेचुरल व्हाट वी कैन डू इट इज इक्वल टू द वारंटेड ग्रोथ, तब इट इज द नाइफ एज, कंप्लीट नाइफ एज, राइट। सो वहां पे होगा इट इज जी ए इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन, तो ये है कंप्लीट नाइफ एज इक्विलिब्रियम। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इज कि ये दोनों इक्वेट नहीं होता है, दैट इज दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज जी डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जी एन, यानी कि फुल कैपेसिटी ग्रोथ, फुल कैपेसिटी ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, राइट। तो ये है, दिस इज द इंस्टेबिलिटी बिटवीन द जी एन एंड जी डब्ल्यू। यू कैन रीड दिस फ्रॉम हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप यहां से इसको देख सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। So this is second knife edge equilibrium from the paid session notes. It is the unstable growth. Gn is greater than Gw and Gn not equal less than Gw. इसको मैंने इस तरह से किया है. So you can see this कि Gn का मतलब है S upon Vn. It is greater than the Gw, that is S upon V star. And doing that I got to know that required capital at the natural growth is less than the required capital at the steady growth. इस तरीके से derive करके we get the entire thing from here, right? If you want to take, please take a screenshot. थोड़ा सा बड़ा है ये स्क्रीन, बट आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है if you want to take this. Okay, next, under whose chairmanship was the first finance commission appointed? It was KC Niyogi, right? ये मैंने आपको एक बहुत बार 4-5 क्लासेस में मैंने अभी रिसेंटली इसी प्रीवियस ईयर पेपर में I have given you the table, right? Given the table of all the finance commissioners, उन किस किस में क्या क्या क्रोनोलॉजी था, जस्ट रेफर टू दैट। आज मैं उसको लाना भूल गया, नहीं तो हर बार आई हैव रिपीटेड इट मेनी टाइम्स। आई होप दैट सभी के पास होगा ये, राइट। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is not the source of income in central finance sanctioned by the Constitution of India? देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड इनकम टैक्स, ये सारे के सारे जो है वो सेंट्रल फाइनेंस के पास जाते हैं। लैंड रेवेन्यू इज अ एग्रीकल्चरल और इट इज द स्टेट का पैसा है, ये स्टेट को मिलता है ये, इट इज नॉट द सेंट्रल फाइनेंस नहीं है कि स्टेट के पास पैसा मिलता है। और एग्रीकल्चरल लैंड रेवेन्यू जो है वो स्टेट को जाता है, राइट। It is not a source of income for the central finance. Land revenue is the right answer here. It goes to the state, right? Okay. Which of the following canon is associated with Adam Smith? Elasticity, certainty. I think Adam Smith ने 4 दिए थे: equity, certainty, convenience, economy, right? Equity, certainty, convenience, economy, ये 4 एडम स्मिथ ने दिए थे। और बाकी जो था इलास्टिसिटी, प्रोडक्टिविटी, वेराइटी, सिंप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारा का सारा वाज गिवन बाय समबडी, सम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। बट एडम स्मिथ ने इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी दिया था। तो यहां से अगर हम देखें, सो इट इज इलास्टिसिटी, सर्टेनिटी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, बाकी सारा जो है वो बाकी इकोनॉमिस्ट ने दिया है, एडम स्मिथ ने सिर्फ ये दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनन? कैनन का मतलब है प्रिंसिपल। ये वो सिद्धांत है जिनके ऊपर टैक्सेस बेस होने चाहिए। जब भी कोई गवर्नमेंट कोई टैक्स लेके आती है तो वो इस सिद्धांत पे डिपेंड होने चाहिए। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड इज ब्रॉट अबाउट थ्रू चेंजेस इन व्हाट? देखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड है तो यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है दोनों करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है वो गोल्ड में डिटरमाइंड है, राइट। सो अगर हम यहां बोलते हैं कि बीओपी डेफिशिएट हो गया, सपोज इफ वी से देयर इज अ बीओपी डेफिशिएट, तो बीओपी डेफिशिएट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट। इन गोल्ड स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होगा? अगर जैसे हम प्राइस फ्लेक्सिबल में है तो हम बोलेंगे डॉलर आउटफ्लो ज्यादा हो गया यहां पे, राइट। लेकिन अगर गोल्ड स्टैंडर्ड में हम बोलेंगे क्या? गोल्ड आउटफ्लो ज्यादा हो गया है, तो गोल्ड आउटफ्लो इज मोर। सो इस जगह पे हाउ कैन दिस बी करेक्टेड बैक? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प किया इसको समझने के लिए, बट आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब बीओपी में गोल्ड स्टैंडर्ड में अगर बीओपी जो है वो सरप्लस में है या डेफिशिएट में है तो कैसे किया जाएगा? एनीवन? ओके, आई विल हेल्प यू विद दिस। तो सबसे पहली बात क्या है कि जैसे ही बीओपी डेफिशिएट हो गया, एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट, इसका मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए हैं बिकॉज हमारे पास से गोल्ड आउटफ्लो हो गया है, राइट। गोल्ड
चला गया है। जैसे ही गोल्ड चला गया, इसका मतलब क्या है, हमारे देश में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे ही मनी सप्लाई कम हो जाएगा यानी कि प्राइस लेवल कम हो जाएगा, और प्राइस लेवल कम हो जाएगा तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएगा। आई रिपीट दिस, अब मैं इसको एक चैनल में बना देता हूं। सो बीओपी डेफिशिएट की वजह से गोल्ड आउटफ्लो हो गया, गोल्ड आउटफ्लो हो गया। गोल्ड के आउटफ्लो होने से मनी सप्लाई हमारे देश में कम हो गया, और जैसे ही मनी सप्लाई दिस विल बी रिड्यूस्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट प्राइसेस विल बी रिड्यूस्ड, और जैसे ही प्राइसेस रिड्यूस होगा तो इसका मतलब है डिफ्लेशन हो रहा है हमारे देश में, डोमेस्टिक कंट्री में। सो जैसे डिफ्लेशन होगा, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज डिफ्लेशन, यानी कि इन दिस केस डेविएशंस हो रहे हैं यहाँ पे, व्हाट यू से, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन हो रहे हैं, यहाँ पे डिवैल्यूएशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया यहाँ पे। सो दिस विल करेक्ट द बीओपी। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेविड ह्यूम प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, डेविड ह्यूम प्राइस स्पेसिफी फ्लो मैकेनिज्म, राइट। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड में आता है, दिस इज थ्रू द general prices and this is only through the general prices level, right. It is not through the exchange rate. exchange rate होगा जब हम ब्रिटेन वुड में है या फिर मान लीजिए फ्लेक्सिबल में है, फ्लेक्सिबल में इट इज थ्रू द रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट में डिप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन वो सब होगा। लेकिन जब जनरल प्राइस में है तो ये डिफ्लेशन से होगा, राइट। इज इट डन, अंडरस्टूड, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है ये या नहीं क्लियर है? ओ माय गॉड, अभी भी लोग लिख रहे हैं इनकम, नो इट इज नॉट इनकम, द राइट आंसर इज जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, राइट। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दे रखा होगा, आप एक बार चेक कर लेना, बाकी जो मैंने बताया आप उसमें से चेक कर सकते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड एज, इस नाम से आप इफ यू कैन सर्च डेविड ह्यूम प्राइस स्पेसिफी है ये, राइट, इट इज ई, राइट, ई फ्लो मैकेनिज्म, ये चीज जो है दिस इज थ्रू द गोल्ड स्टैंडर्ड में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आता है, राइट। रेट ऑफ एक्सचेंज से फ्लेक्सिबल में आता है, तो यू कैन सी द आंसर हियर, इट इज आंसर इज बी, दैट इज बेसिकली फॉर नॉट फॉर अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड, फॉर एनी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में एक्सचेंज रेट के थ्रू आता है, बट फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड इट इज थ्रू द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं, राइट। So the main thrust of the new industrial policy is to invite greater participation of the private sector. This was in 1990 80s में 85 से शुरुआत हो गया था. So 1985 onwards, this was by Rajiv Gandhi, right? So then since then it was the first time when the private sector was invited, right? Okay, next let's see. If the correlation coefficient between the two variables is equal to -1, so correlation coefficient between the two variable is equal to -1, तो -1 का मतलब क्या है, ये they are perfectly correlated, right? They are perfectly correlated, right? और -1 का मतलब क्या है, they are negatively perfectly correlative, negatively perfectly correlated। तो इसका मतलब है तो दोनों के बीच में इस तरीके से कुछ आएगा, एक लाइन आएगा, so they are नेगेटिवली परफेक्टली कोरिलेटेड। अब क्वेश्चन में हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन है तो हम उसको ले लेंगे, राइट। ओके, इट इज नॉट अनकोरिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, which of the following is a type of probability sampling? So probability sampling, this is not a convenience sampling, नहीं होता, systematic sampling is there, purposive नहीं, purposive is also non probability, quota sampling is also non probability, right, non scientific है ये। So the answer will be C here, right? Okay, next. ओके, द रियल जीडीपी के कुछ ऐसा अनसीन पैसेज दे रखा है, आई थिंक आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज अबाउट द सोलो रेसिडुअल, बिकॉज सभी ने पढ़ा हुआ है, तो आप चाहे तो एक बार जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड इसको पढ़ सकते हैं आगे। दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, दिस इज द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, राइट। ये क्या है, दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल,
ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन जितनी बार भी आया, चाहे गेट में भी आया ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट में भी कम से कम 3 बार आ चुका है, 2 बार 3 बार आ चुका है, और बाय डिफॉल्ट इसका आंसर हमेशा 2% होता है, राइट, हमेशा 2% आंसर निकलता है इसका, वही क्वेश्चन है ये, राइट। ये इसका हिंदी वर्जन है, आई विल शो यू दिस पार्ट, दिस हिंदी वर्जन, थोड़ा सा जगह कम था तो मैंने इसको इस तरीके से जेड मैनर में सजा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वास्तविक घरेलू सकल उत्पाद पिछले 40 वर्षों में 3% की औसत दर से बढ़ा। इस वृद्धि को कैसे समझा जा सकता है? वह एक ऐसी तकनीक का विकास जिससे माय हिंदी हैज इंप्रूव्ड अ लॉट गाइस, आई मीन लाइक आई शुड बी गिविंग क्रेडिट टू माई सेल्फ। बुद्धि लेखाकरण कहा जा सकता है, और जो उत्पादन में वृद्धि को 3 अलग अलग स्रोतों स्रोतों में विभाजित, स्रोत ये तो बांग्ला वर्ड है इसलिए पता है, में विभाजित करती है। पूंजी में वृद्धि, श्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी में प्रगति। माय गॉड, I think that I should be, I should be restraining myself from that. Anyway, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ मेजर, अ इज अ मेजर, यानी कि ए इज अ मेजर ऑफ, जो हमारे पास ये क्वेश्चन था ना, तो ए इज अ मेजर ऑफ, तो ये अगर आप कॉप डब्ल्यू प्रोडक्शन फंक्शन में देखें, सो दिस इज अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा, सो व्हाट इज ए इंडिकेट द what? Change in the labor productivity, change in the technology, change in the capital productivity, and change in the total factor productivity. So I think A is a measure of total factor productivity. Simple answer इसका, right? Okay. Next, I think कभी कभी होता है, लाइक व्हेन यू आर इंटरेस्टेड, मूड थोड़ा सा अच्छा होता है तो हिंदी भी पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आता है। Hindi is one of the national language. So if A is increased by 1%, what input, with input remaining unchanged, the output would be increased by. So यहाँ पे देखते हैं एक बार। So y is equal to a k alpha, l 1 minus alpha, तो log लेके इन्होंने किया था आगे, so इसको log ले लेते हैं। log y is equal to log a plus alpha log k plus 1 minus alpha log l। सो अब डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी टी अपॉन 1 बाई वाई, 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, राइट, प्लस अल्फा 1 बाई के डी के बाई डी टी, प्लस 1 माइनस अल्फा 1 बाई एल डी एल बाई डी टी, राइट। तो इस तरीके से करके क्या है, इफ द आउटपुट इज इंक्रीज बाय 1% विद इनपुट्स रिमेनिंग अनचेंज, तो ये इक्वेशन में मैं लिख लेता हूं यहां से, तो दिस विल बी दिस अल्फा डेल के अपॉन के प्लस 1 माइनस अल्फा डेल एल अपॉन एल। तो अगर आउट ए इंक्रीज होता है, सब ये इंक्रीज हो रहा है, रिमेनिंग दिस आउटपुट विल, ये सब अनचेंज है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो दिस विल बी चेंज बाय 1%। सो दिस इज 1%। देखो यहां पे एक पॉइंट क्या है कि दिस फैक्टर, दिस फंक्शन, ये जो है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में आता है। जब अगर हमने ए को बढ़ाया, बाकी दोनों फैक्टर्स हमने सेम रखे, तो y भी उतने से बढ़ जाएगा, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, आई थिंक दिस इज वर्थ स्पेंडिंग 2 more minutes ऑन दिस। तो इसका मैं सोलो रेसिडुअल को यहां पे अगर मैं लिखता हूं, सपोज लेट एक छोटा लेट कर लेते हैं यहां पे। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, सो लेट डेल्टा के बाय के, ये तो सेम रहता है। अगर हम यहां पे सपोज ओके, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0.33 एंड 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.7। अब लेट सपोज ये सब कांस्टेंट है, राइट, तो सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, तो ये हो गया 0.3, राइट, डेल्टा के बाय के और डेल्टा वाई बाय वाई। यानी कि अगर बाकी सब सेम रहता है तो कैपिटल के इंक्रीज होने से आउटपुट जो है वो सिर्फ 3%, 0.3% से बढ़ेगा। उसी तरीके से लेबर अगर बढ़ता है, बाकी सब कांस्टेंट रहते हैं, तो आउटपुट जो है वो 0.3 से बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ दैट टुगेदर इंडिविजुअली कैपिटल एंड लेबर गिव्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आई रिपीट, इंडिविजुअली कैपिटल एंड लेबर गिव्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, together capital and labor gives the constant returns, right? So दोनों मिलके constant return देंगे ये,
राइट, इस पार्ट को याद समझ लीजिएगा, दोनों मिलके, बिकॉज अगर यहां पे हम समझे थोड़ा सा इसको, जैसे ही हमने y a के 0.3 l 0.7, सो k को अगर हमने इंक्रीज किया बाय 1%, तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा ओनली बाय 0.3%, यानी कि ये आ गया डिमिनिशिंग। अगर हमने l को इंक्रीज किया 1% से, बाकी सब बाकी सेट्रस पे रिवर्स, बाकी सब चीज सेम है, सो आउटपुट विल इंक्रीज ओनली बाय 0.7%। और अगर हमने ए को इंक्रीज किया 1% से, सो आउटपुट विल इंक्रीज बाय 1%। इसका मतलब क्या हुआ कि y का a के साथ कांस्टेंट रिटर्न्स है, राइट, कांस्टेंट रिटर्न्स है, y का k के साथ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, y का l के साथ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, लेकिन y का k एंड l के साथ कांस्टेंट रिटर्न्स है टुगेदर। तो दोनों मिलके 1 करेंगे तो y में 1% चेंज आएगा। दिस इज व्हाट द पॉइंट। ये क्वेश्चन जेएनयू एचसीयू बहुत पीएचडी पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो प्लीज का याद रखिएगा। एनीवे इसका आंसर जो है वो है 1%, बिकॉज जितने परसेंट हमने टेक्निकल फैक्टर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, उतने से ही आउटपुट बढ़ेगा, राइट। एनीवे आंसर सोलो रेसिडुअल, रेसिडुअल का पॉइंट क्या है, ए को उधर लेके जाइए। तो रेसिडुअल का मतलब क्या है कि भाई let me just write it, delta y by y, delta a by a plus alpha delta k by k plus 1 minus alpha delta l by l। तो सोलो रेसिडुअल का मतलब क्या है, द इंक्रीज इन द आउटपुट, वो इंक्रीज आउटपुट में, वो ग्रोथ रेट आउटपुट में जो कि कैपिटल और लेबर के ग्रोथ के बाद जो बचती है वो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की वजह से। तो आउटपुट में अगर हम कहते हैं 100% इंक्रीज हुआ, सपोज मान लीजिए, तो कैपिटल में अगर कैपिटल की वजह से 30% हुआ और लेबर की वजह से सपोज 60% हुआ, तो बाकी 10% इज बिकॉज ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी, राइट। तो यही पॉइंट है इसका। सो इसको यहां पे रखेंगे, वी कैन जस्ट टेक इट दिस साइड। So the entire thing delta a by a is equal to delta y by y minus alpha delta k by k minus 1 minus alpha delta l by l. So ये है solar residual is given by this. This is the answer. Is B. Right. Okay. Next, solar residual is a measure of total फैक्टर प्रोडक्टिविटी। सोलर रेसिडुअल के अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस, राइट, कॉन्ड्रेटिव इंडेक्स, केंड्रिक इंडेक्स, राइट, ये सब इंडेक्स भी है जो कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को नापती है। ओके, आई थिंक essentially the thrust of the new growth theory is on deciphering the sources of this, discounting the new Keynesian growth theory, explain the convergence, explain the divergence. So ये अगर आप पूरा इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉमन क्वेश्चन है ये। सो अभी के डेट में जो न्यू ग्रोथ थ्योरी है, राइट, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है, उनका बेसिक फंडा क्या है कि भाई ये कहां से आता है, तो लर्निंग बाय डूइंग, राइट, लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग, तो वो सारी चीजें जो है वो यहां से आती हैं। तो दिस इज डेसिपरिंग, यानी कि इसके सोर्सेस का पता लगाना, इसको सोर्सेस को मतलब डिकोड करना, राइट, दैट इज व्हाट, कि कहां कहां से आ रहा है, राइट। तो इट इज, दिस इज द आंसर, डेसिपरिंग द सोर्सेज ऑफ द डेल्टा ए बाय ए, राइट। आज के लिए इतना ही। सो आशा करता हूं आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट थी, लेकिन स्पीड बढ़ानी है अभी सभी के लिए, दैट इज व्हाट माय कंसर्न इज। सो देखते देखते हम लोग इस अच्छे से प्रोजेक्ट के एंड में आ गए, अब सिर्फ 1-2 क्लासेस और बाकी है। तो आई थिंक जून 2005 में अगर हम अभी हैं तो इसका पार्ट 2 एक करेंगे, और आगे कुछ पेपर्स छूट गए थे, जैसे जून 2006, 8, 2019 ये बाकी थे, तो हम इसको करेंगे बहुत जल्दी, नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में इसको करेंगे, राइट। एंड वेरी सून we will be starting with the revision plan, so stay tuned और देखते जाइए। मैं एक कुछ ऐसा सेशन करना चाहता हूं जहां पे मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, राइट, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द लास्ट 60 क्वेश्चन पेपर्स, 60 क्वेश्चन पेपर्स, राइट, आई माइंड इट, राइट, प्लीज इसको समझ लीजिएगा। 60 क्वेश्चन पेपर कहां से आ रहे हैं, 2005 से लेके 2018, सो दीज आर अराउंड 14 years, राइट, 14 years।
तो 14 ईयर्स में 2 बार पेपर हुआ है, यानी कि 28 हो गया। 28 के बाद 28 में पेपर 2 पेपर 3 है, राइट? सो इट इज 56। 56 प्लस 19 के 2, 20 का 1, 21 का 1, यानी कि हो गया ये 60 पेपर्स। सो 60 पेपर्स का जो मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है, राइट, वो चीजें मैं लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी, और इसी से आपका रिवीजन हो जाएगा। आशा करता हूं ये आप सभी को पसंद आने वाला होगा, राइट? सो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करना, भूलना मत इसको, राइट? प्लीज डू दैट। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी गेट फ्रॉम यू। लाइक तो मेरे लिए है, लाइक नहीं करोगे तो उसमें क्या हुआ, उसमें उसमें आई एम नॉट गेटिंग एनी, आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग टू यू। इंडियन इकोनॉमी में बहुत बार करवा चुका हूं रिफत, बहुत बार करवा चुका हूं, राइट? बहुत बार। अभी रिसेंटली मैं इंडियन इकोनॉमी करवाया है, मैराथन की भी करवाया, गिवन द एंटायर थिंग देयर, राइट? सो यस, प्लीज डू लाइक इट। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई गेट इन एक्सचेंज फ्रॉम एवरीवन। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे अगले शनिवार, कमिंग सैटरडे विल मीट ऑन द ऐप एंड ऑन द